तो नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस डिस्कशन में। और आज हम सभी बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन के नेक्स्ट एस्पेक्ट को, यानी कि पिछले सेशन के अंतर्गत हम सभी लोगों ने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। इसमें हमने लोकल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अर्थात अब तक हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो एक केंद्र सत्ता और जो उसकी जो संवैधानिक जो घटक है वो उसके और भी जो अदर घटक है किसी देश के, उन सभी के बीच में सत्ता की जो साझेदारी है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यही तो फेडरलिज्म कहलाता है, यानी उसके जितने भी घटक हैं। तो हमने देखा अभी तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अब जो है एक लोकल गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, जिसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। अर्थात हम लोगों ने जाना कि पावर जो है, अच्छा भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारत जो है अगर यूरोपियन कंट्री से या किसी भी अफ्रीकन कंट्री, किसी भी कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए तो उसकी आबादी वहाँ के देशों से ज़्यादा है। जैसे महाराष्ट्र की आबादी जर्मनी से लगभग अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, आपकी उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग जो है रसिया से इक्वल है, रसिया से ज़्यादा है। यानी वहाँ के जो देश हैं यहाँ के राज्यों से भी छोटे हैं और उतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी है, विविधताएं भी हैं। तो इसको मेट करने के लिए, टैकल करने के लिए आपका डिसेंट्रलाइजेशन होना काफ़ी जरूरी था। तो कैसे क्या होता है वो सभी को हम देखते हैं। पिछले सेशन के अंतर्गत हमने पढ़ा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं, कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर लोकल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी जाए, उसके साथ भी पावर की शेयरिंग कर दी जाए, रेवेन्यू की शेयरिंग कर दी जाए, तो दिस प्रोसेस आर कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जिसमें कि हमने जाना कि ऐसा नहीं कि डिसेंट्रलाइजेशन अभी तत्काल कोई मुद्दा था और आया और शुरू हो गया, नहीं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये मुद्दे थे और ये प्रोसेस चल भी रहे थे, लेकिन इसके पीछे कोई प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान नहीं था, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कोई इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं लेता था। और हम जानते भी हैं कि 1990 की पहले की जो कंडीशन थी इंडिया में, खास करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी जो है स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट पे बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि वो अकेले ही मेजोरिटी रहती थी और उसी की सरकार केंद्र में भी रहती थी, उसी की सरकार राज्य में भी रहती थी, जिससे कि बहुत ज्यादा वो सबऑर्डिनेट रखने का ही माहौल चल रहा था ओवरऑल अगर देखा जाए देश में। लेकिन 1990 के बाद परिस्थितियां बदल गई, और जब परिस्थितियां बदली तो इसमें क्या होता है कि अब कोई भी एक सिंगल पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं पाती थी अपनी सरकार को बनाने के लिए। अर्थात अब उसको रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग लेना पड़ता था और कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी आ गया था, यानी गठबंधन की सरकार की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी थी, जिसमें कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट का साथ चाहिए तो उनके साथ पावर की शेयरिंग भी करनी पड़ेगी। यानी पावर की शेयरिंग तब भी होती थी, अब थोड़ी सी और अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि अब जो है उन पे डिपेंडेंसी है, उनको लेके चलना है। ये फेडरल का एक शानदार फीचर है। और साथ ही साथ बात करें डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट रखता था, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं था, पूरी तरीके से सबऑर्डिनेशन का एक सिस्टम था कि स्टेट गवर्नमेंट ही पूरी लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करती थी, वही पूरी व्यवस्था चलाती थी। लेकिन 1992 में जब ऐसा देखा गया कि बहुत अच्छे तरीके से पावर की शेयरिंग या फिर रेवेन्यू की शेयरिंग या जो डिसेंट्रलाइजेशन है, या गांव में, कस्बों में, शहरों में अच्छे से लोकल लेवल पे पावर की शेयरिंग नहीं हो पाती, तो संवैधानिक रूप से कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी गई। जैसे कि गांव के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं पंचायती राज, शहरों के क्षेत्र को, अर्बन एरियाज को हम बोलते हैं म्यूनिसिपालिटी बोलते हैं, और बड़े बड़े शहरों को म्यूनिसिपल कारपोरेशन देखते हैं। ये खैर आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो एक संविधान में कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी गई, डिसेंट्रलाइजेशन को और भी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए संविधान के द्वारा, देश के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि अब जो है 1992 से द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव था। लेकिन मोर पावरफुल, मोर इफेक्टिव बनाने के लिए अब जो है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसको एम्पावर कैसे किया जाएगा? पहले इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट के स्तर पे रेगुलरली नहीं होते थे, मैंडेटरी भी नहीं थे, और वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथों हुआ करता था, इसलिए बहुत ज्यादा कराया तो ठीक, नहीं कराया तो कोई बात नहीं, इस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब संवैधानिक रूप से मैंडेटरी कर दिया गया कि नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में इलेक्शन कराना क्या कर दिया गया? मैंडेटरी कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया। और सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज, और उसमें भी इलेक्टेड बॉडी में सीट्स को रिजर्व कर दिया गया कि हर व्यक्ति, गांव में चला गया लोकल गवर्नमेंट, और गांव के हर कम्युनिटी में भी पावर की शेयरिंग हो जाए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट जिसको बोलते हैं, इनके साथ भी एम्पावरमेंट हो जाए।
इनको भी सत्ता की साझेदारी मिल जाए, ये भी डिसीजन मेकिंग में रोल अदा कर सके, इसलिए इनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई कि ये भी उस इलेक्शंस में या उस पूरी व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर सकें। और साथ ही साथ एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी रिजर्व कर दी गई। ये महिलाएं 1/3 सीट तो हर जो है लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, उसमें 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई महिलाओं के लिए। तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ काम किए गए। अब इसके अगले एस्पेक्ट को बात करें कि जब इलेक्शंस को रेगुलरली कर दिया गया, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी गई, तो इस पूरे इलेक्शन को, इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए भी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जिसको बोला गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं, हैज बीन क्रिएटेड टू ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। पंचायत मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, म्यूनिसिपल मतलब शहरी क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में इलेक्शंस को लगातार कंटिन्यूसली रेगुलरली इलेक्शंस को होल्ड कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, एक स्वतंत्र संस्था बना दी गई, जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा गया, यानी राज्य निर्वाचन आयोग। और इसका काम था पंचायती राज और यानी पंचायती क्षेत्र में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में इलेक्शंस को कंडक्ट कराना बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। और स्टेट गवर्नमेंट जो अब तक क्या था, उसके ऊपर सब डिपेंडेंसी थी लोकल गवर्नमेंट की, अब उसको भी ये चीजें प्रावधान में उल्लेखित कर दिया गया कि अब स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वायर्ड होगा कि टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू, पावर और रेवेन्यू यानी राजस्व वो शेयर करेगा लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। एंड द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, और ये सारे नेचर जो है वेरी करेंगे स्टेट टू स्टेट। सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं, सीटें रिजर्व कर दी गई थी। तो ये था पूरा सिस्टम। अब हम जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या है, यानी कि एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट संवैधानिक रूप से आ चुका है, एकदम मैंडेटरी, हर चीजें प्रावधान बना दिए गए कि गांव की तरफ, शहर की तरफ। अब इस लोकल जो थर्ड टियर, हमने पहला टियर जो देखा था वो था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड टियर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया में जो डाइवर्सिफिकेशन है इसको मेट करने के लिए, टैकल करने के लिए एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट, और बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो भागों में, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट, एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के क्षेत्रों में जो सरकार बनती है उसको हम लोग बोलते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट, और शहरों के क्षेत्र में जो सरकार बनती है उसको हम बोलते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। यानी गांव में जो सरकार बनती है, गांव में सरकार का क्या प्रारूप है उसको तो हम देखेंगे, लेकिन एक चीज है, लोकल गवर्नमेंट को जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। उसको क्लासिफाई दो तरीकों से कर सकते हैं, पहला एक रूरल लोकल गवर्नमेंट, और सेकंड जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि रूरल लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। नाम से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल गवर्नमेंट के साथ कैसे क्या क्या प्रावधान बनाए गए, कैसे कैसे इनके साथ सत्ता की साझेदारी की गई। तो आज के इस सेशन में हमने इंट्रोडक्शन लिया डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, और उसके जो है डिसेंट्रलाइजेशन को किस प्रकार से संवैधानिक रूप से मैंडेटरी कर दिया गया इसको हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या प्रावधान किए गए कि अब इलेक्शन रेगुलर होगा, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनेगा जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, सीटें एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी गई, महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई। अब लोकल गवर्नमेंट को हम देखें दो तरीकों से, एक गाँव के क्षेत्रों में, एक शहरों के क्षेत्रों में। गांव के क्षेत्रों की जो व्यवस्था है उसको हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, शहरों की व्यवस्था को अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। अब हम देखेंगे रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान है। फिलहाल आज के सेशन में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कल इस पे भी डिस्क्राइब करके इस पूरे सेशन को हम लोग समाप्त करते हुए इस चैप्टर को भी समाप्त कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।